हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है इनोशन में। तो हम 11th क्लास राजनीति विज्ञान की ये एक पूरी की पूरी सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जा रहा है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा मौका और बहुत ही बेहतरीन मौका है, क्योंकि आप लोग स्कूल तो जा नहीं पा रहे हो अभी पेंडेमिक की वजह से। तो अब आपको प्रोसेस में, यानी आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें कोई कमी ना आए, इसका हम पूरा ध्यान रखते हुए ये पूरी सीरीज आपके लिए लेके आए हैं। तो ये बहुत ही एक सुनहरा मौका है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो बहुत पढ़ने के इच्छुक रहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ उन दोस्तों के लिए भी ये बहुत अच्छा है जो ज्यादा समय अपना पढ़ाई में दे नहीं पाते हैं लेकिन अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं। तो उन सभी के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। और आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं इस टाइम पे कि आपका पार्ट 8 तक हम पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। और अब आपका पार्ट 9, जिसका नाम है संविधानिक जीवांत दस्तावेज। संविधान एक जीवांत दस्तावेज। संविधान आप देख पा रहे हैं। संविधान ये ड्राफ्टिंग कमेटी के आपको यहाँ पे अध्यक्ष दे दिख रहे हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इनका नाम है। तो ये कौन थे, क्या इनका क्या रोल था, ये सारा हम अभी देखेंगे। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं क्लास 11 की चैप्टर 9 संविधान एक दस्तावेज, जीवांत दस्तावेज की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जो जितने भी दोस्त हमारे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को फटाफट से लाइक आइकन प्रेस कर दें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको फटाफट सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 9 संविधान एक जीवांत दस्तावेज। तो दोस्तों, संविधान एक जीवन दस्तावेज, जैसा कि आप जानते हैं, उसको हम समझने के पहले हमें एक एक शब्द का मतलब, संविधान एक जीवंत दस्तावेज का हमें एक एक शब्द का मतलब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो संविधान का क्या मतलब होता है, संविधान क्या है, उसको आप समझ लीजिए और फटाफट से नोट डाउन भी करते हुए चलिए। नोट्स बनाते हुए आपको साथ साथ चलना है। तो संविधान संविधान समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है। जैसे कि आप अपने आप को मिरर में देखते हैं, शीशे में, आईने में देखते हैं, तो आपको अपना प्रतिबिंब नजर आता है। इसी तरीके से समाज में रहने वाले जितने भी हमारे सामाजिक प्राणी हैं, उनकी कुछ इच्छाएं और उनकी कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं। तो उन सब का प्रतिबिंब जो है, उसको एक साकार रूप जिसने दिया है, वो है हमारा संविधान। यह एक लिखित दस्तावेज है जिसे समाज के प्रतिनिधि तैयार करते हैं। संविधान का अंगीकरण 26 नवंबर 1949 को हुआ और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि अंगीकरण करना है, यानी उस दिन से हमने संविधान को बनाना शुरू कर दिया था और ये जाकर कब लागू किया गया है, 26 जनवरी 1950 को। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। ये तारीख आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। आपको एग्जाम में ये पूछी जा सकती है, तो आपको ये याद होनी चाहिए। उसके बाद आता है, भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और इसका कार्यान्वयन 26 जनवरी 1950 से शुरू हुआ था। कार्यान्वयन यानी इसको देश में लागू कर दिया गया था। 1950 के बाद से एक ही संविधान देश में संचालित होने वाले ढांचे के तहत कार्य करना जारी रखा है। हमारे संविधान की मूल संरचना को बदला नहीं जा सकता, इस बात को आपको याद रखना है। और इस देश की उपयुक्तता के अनुसार बनाया गया है हमारे संविधान को। तो भारत के संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकते हैं, जबकि इसमें कुछ बदलाव करे जा सकते हैं, लेकिन हम मूल संरचना के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो ये था हमारा संविधान। लेकिन अब आपको एक बार मैं संविधान की एक पिक्चर दिखा देती हूँ फटाफट। देखिए दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा संविधान। ये पुस्तक जो आपको नजर आ रही है, यही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान। ठीक है, तो ये आपके सामने संविधान की एक बुक नजर आ रही है आपको। यही है हमारे भारत का संविधान। ठीक है, कहने को ये बुक बहुत ही आपको यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन ये बहुत ही एक गहरा एक संविधान है, सूक्ष्मता से बनाया गया ये एक संविधान है, डिटेल्ड संविधान। संसार का सबसे ज्यादा सूक्ष्म तरीके से जो बनाया गया, गहराई से जो बनाया गया संविधान है, उनमें से एक हमारे भारत का संविधान है। अब चलिए, आप चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो संविधान में जीवंतता है। क्यों है, क्या जीवंतता से आप क्या समझते हैं?
क्या संविधान जीवित है? क्या एक बुक ऐसी भी हो सकती है जो जिंदा है, जो समय के साथ खुद को परिवर्तित करती है, जो जीवित है? ठीक है, तो वो कैसे है, हमारे भारत का संविधान वो कैसा है, ये पॉइंट हमको समझना है। तो उसका पहला बिंदु आता है कि ये परिवर्तनशील है। अब आप बोलेंगे अभी तो हमने देखा कि इसको बदला नहीं जा सकता, अभी हम बोल रहे हैं परिवर्तनशील है। देखिए ध्यान दीजिए, इसकी मूल संरचना में हम कोई बदलाव नहीं ला सकते, ये बिल्कुल 100% सही बात है, लेकिन परिवर्तन हम इसमें कर सकते हैं। मूल संरचना के जो बिंदु हैं उनको छोड़कर हम अपने भारत के संविधान में, हम इन द सेंस हमारे से मतलब है भारत की संसद, भारतीय संसद इसमें परिवर्तन ला सकती है, संशोधन कर सकती है। ठीक है, यह स्थायी या गतिहीन नहीं है, ना तो ये स्थायी है और ना ही ये गतिहीन है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि एक बार बना दिया गया और वही हम लागू कर रहे हैं। समय बदलता है, उसके साथ साथ हम इसमें परिवर्तन लाते हैं। तो समय की आवश्यकता के अनुसार इसके प्रावधानों को संशोधित किया जाता है। संशोधनों के पीछे राजनीतिक सोच प्रमुख नहीं, बल्कि समय की जरूरत प्रमुख होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, एक जीवित संविधान संविधान की मूल संरचना को बदले बिना किए गए संशोधन को संदर्भित करता है, जिसका परिणाम न्यायिक व्याख्या के कारण हुआ है। ठीक है, अब हम कैसे कह सकते हैं कि मूल संरचना को बदले ना, इसकी जो व्याख्या है, इसका जो परिणाम है, यह परिणाम जो हमारे सामने है आज की, हम संविधान की मूल संरचना को परिवर्तित नहीं कर सकते। यह परिणाम हमारे सामने न्यायिक व्याख्या यानी कि भारत की उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले के बाद ऐसा है कि हम संविधान की मुख्य संरचना में, मूल संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकते। उसके बाद एक लिविंग संविधान के रूप में यह समय समय पर विभिन्न स्थितियों में उत्पन्न होने वाले अनुभवों का जवाब देता है। उदाहरण के लिए आरक्षण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय जो नौकरियों और शैक्षणिक संसाधनों में कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं हो सकता। देखिए ये क्या बोल रहे हैं हम कि हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि आरक्षण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का ये मानना है कि नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में कुल सीटों के 50% से अधिक यह नहीं हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले बिंदु की तरफ। तो लचीला संविधान ये कैसे है और कठोर संविधान ये कैसे है, यह बिंदु हम अपने पार्ट 1 में भी देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इसको जब समझ लेते हैं, जिसमें संशोधन सरलता से वैसे ही किया जाता है जैसे कानून बनाया जाता है। उदाहरण के लिए राज्यों के नाम बदलना, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना, संसद के दोनों सदनों द्वारा उपस्थित सदनों के साधारण बहुमत से हम यह बदलाव ला सकते हैं। लेकिन यह कठोर संविधान कब बन जाता है? जब हमें संविधान के कुछ धाराओं को बदलने के लिए संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, और कुछ के लिए बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा संशोधन पर समर्थन आवश्यक है। इन बिंदुओं पे हम कहते हैं कि हमारा संविधान जो है कठोर है। तो हम देख रहे हैं कि भारतीय संविधान लचीला होने के साथ साथ उसमें कठोरता के भी कुछ बिंदु देखे जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं संविधान में संशोधन। तो संविधान में संशोधन कैसे होता है, ध्यान दीजिए। संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद से ही शुरू होती है। पहला बिंदु, संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। यह प्रक्रिया 368 में बताई गई है। उसके बाद संशोधनों का अर्थ यह नहीं कि संविधान की मूल संरचना परिवर्तित हो। संशोधनों के मामले में भारतीय संविधान लचीलेपन व कठोरता का मिश्रण है। संविधान में अब तक लगभग 100 संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन आप अगर करंट डाटा देखते हैं, अगर आप जाके अभी करंट डाटा देखते हैं तो यह सीमा बढ़ चुकी है। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार नहीं है। क्या बोल रहे हैं हम कि संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को हम पुनर्विचार जो भेजने की जो को का एक जो प्रक्रिया होती है वो इसमें नहीं है। संविधान में संशोधनों के तरीके क्या होते हैं, देखिए संशोधन के तरीके जो हैं वो कुछ 3 भागों में हम उसको बांटते हैं, वो आपको मैं दिखा देती हूँ। संसाधनों में सामान्य बहुमत के आधार पे कौन कौन से प्रावधान है, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों की सीमा व नामों में परिवर्तन, राज्य में उच्च सदन विधान परिषद का सृजन या समाप्ति, नागरिकता के प्रति प्राप्ति व समाप्ति, और सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाना। तो ये जो बिंदु है ये हम संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर इनमें परिवर्तन
या संशोधन कर सकते हैं। अगला अगर हम देखते हैं तो संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर संविधान में संशोधन प्रस्ताव, और जो तीसरा हम देखते हैं वो है विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन द्वारा जो समर्थन करते हैं वो कौन कौन से प्रावधान है। राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक 2/3 बहुमत के साथ साथ हमें आधे राज्यों का कम से कम समर्थन चाहिए संशोधन के लिए। उसके बाद अनुच्छेद 368 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 368 में यह कहा गया है कि संसद अपने संविधान संशोधन के माध्यम से अपनी संसदीय शक्ति संशोधन को लागू कर सकती है। इस लेख में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस संविधान के किसी प्रावधान को निरस्तर कर सकती है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम अगले बिंदु पे चलते हैं तो संविधान में संवैधानिक संशोधनों द्वारा किए गए कुछ परिवर्तन अगर आप देखते हैं तो कब कब और कौन कौन से परिवर्तन किए गए हैं, ये आपको बहुत इजी तरीके से यहाँ एक ही वीडियो में सारी चीजें मिल जाती हैं। तो आपको पूरा चैप्टर बहुत ही अगर किसी को पढ़ने का मन नहीं है, देखिए हम जरूर कहेंगे आप चैप्टर को पढ़िए, वो बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन अगर फिर भी आप किसी कारणवश चैप्टर पूरा नहीं पढ़ पाते हैं तो आप ये अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा टेंशन खत्म हो जाता है, क्योंकि इसमें एक भी ऐसा बिंदु नहीं छोड़ा है हमने जो आप मिस कर देंगे। ठीक है, तो आप अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हैं, अच्छे से नोट्स बना लेते हैं, तो फुल प्रूफ आपके मार्क्स जो है वो पूरे के पूरे आने की गारंटी हो जाती है, साथ ही साथ आपको नॉलेज भी मिलती है। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से संशोधन किए गए हैं। 1951 में हमने जो संशोधन, जो संविधान में संशोधन किया गया वो क्या था, संपत्ति के अधिकार का संशोधन संविधान में 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया था। 1969 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय कि संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो। ऐसा कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है संविधान के अंतर्गत जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो। मौलिक अधिकार देखिए दोस्तों आपको पढ़ा दिए गए हैं, अगर किसी भी फ्रेंड ने मौलिक अधिकारों वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फटाफट जाके आप उस वीडियो को देख लीजिए। 1989 में जो 61वां संशोधन हुआ उसमें मतदाता की आयु जो थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन था। फिर 73वां और 74वां संशोधन जो किया गया उसमें क्या था, स्थानीय स्वशासन की मंजूरी दी गई। उसके बाद है 93वां संशोधन जो 2005 में किया गया, उच्च शिक्षा संस्थानों में पिछड़ा वर्ग के लिए स्थान आरक्षित किया गया। 42वां संशोधन जो हुआ 1976 में, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द का जुड़ना, ठीक है, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म वर्ड को जोड़ा गया। 92वां संशोधन जो किया गया 1985 में, वो दल बदल पर रोक लगाई गई। तो ये कुछ मुख्य संशोधन थे, महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन थे जिसको आपको ध्यान रखना जरूरी है। उसके संविधान में इतने संशोधन क्यों, इतने संशोधन हमने क्यों करे। अब देखिए आपके दिमाग में आ रही होगी कि संविधान तो जो अच्छा सा बना दिया गया था, फिर क्यों संशोधन। देखिए उस स्थिति पे जिस टाइम पे संविधान को लाया गया वो बहुत ही बेहतरीन संविधान था, लेकिन समय के साथ साथ हमें संविधान में परिवर्तन लाने पड़ते हैं। तो देखिए वो बिंदु देख लेते हैं। हमारा संविधान द्वितीय महायुद्ध के बाद बना था। उस समय की स्थितियों में यह सुचारू रूप से काम कर रहा था, पर जब स्थितियों में बदलाव आया तो संविधान को जीवंत यंत्र के रूप में बनाए रखने के लिए संशोधन किए गए। इतने लगभग 100 से अधिक इसमें संशोधन हमारे संविधान में समय की आवश्यकता अनुसार लोकतंत्र के सुचारू रूप से चलने के लिए हमने करे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं संविधान में इतने संशोधन क्यों। मैंने आपको बताया संविधान में किए गए संशोधनों का 3 श्रेणियों में विभाजन, प्रशासनिक संशोधन, संविधान की व्याख्या से संबंधित, और राजनीतिक आम सहमति से उत्पन्न संशोधन। देखिए विवादास्पद संशोधन जो रहे, वे संशोधन जिनके कारण विवाद हो उन्हें हम विवादास्पद संशोधन कहते हैं। संशोधन 38वां, 39वां, 42वां विवादास्पद संशोधन माने जाते हैं। क्यों, ये आपातकालीन काल में हुए संशोधन इसी श्रेणी में आते हैं। विपक्षी सांसद जेलों में थे और सरकार को असीमित अधिकार मिल गए थे। ठीक है, संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत क्या है वो देख लीजिए। यह सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती मामले में 1973 में दिया गया था। इस निर्णय से संविधान के विकास में निम्नलिखित सहयोग दिया गया। ठीक है, अब वो जरा बिंदु देख लीजिए आप। केशवानंद भारती जो केस था वो उसमें क्या था,
कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति की सीमा निर्धारित कर दी गई। यह संविधान के विभिन्न भागों के संशोधन की अनुमति देता है, पर सीमाओं के अंदर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, केशवानंदा भारती केस के जो मुख्य पात्र केशवानंदा थे, उनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो आपके लिए ये जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अब याद ध्यान दीजिए, यह संविधान के विभिन्न भागों के संशोधन की अनुमति देता है, पर सीमाओं के अंदर। संविधान की मूल संरचनाओं का उल्लंघन करने वाली किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला अंतिम होगा। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य बिंदु है जो आपको ध्यान देने हैं। उसके बाद संविधान एक जीवंत दस्तावेज कैसे है। संविधान एक गतिशील दस्तावेज है। भारतीय संविधान का अस्तित्व 67 वर्षों से है। इस बीच यह अनेक तनावों से गुजरा है। भारत में उतने परिवर्तनों के बाद भी यह संविधान अपनी गतिशीलता और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य के साथ कार्य कर रहा है। परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तनशील यह रहकर नई चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए भारत का संविधान खरा उतरता है। यही उसकी जीवंतता का प्रमाण है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा अध्याय समाप्त होता है। हमने पूरे के पूरे सारे पॉइंट्स आपको लिखवा दिए हैं। आप फटाफट से नोट्स बना लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो। चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको इस वीडियो को देखने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।